मॉडी भी आज कुछ अलग ही बर्ताव कर रही होती है। ऐसा बर्ताव जो उसकी फितरत से बिल्कुल उल्टा था। टीचर उससे एक आम सा सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में मॉडी अचानक ही इतनी गंदी गाली देती है कि पूरी क्लास सन्न रह जाती है। टीचर तक कुछ पल के लिए समझ नहीं पाती कि उसने अभी क्या सुना। ये वो मॉडी नहीं थी जिसे सब जानते थे। और इसी वक्त कई माइल दूर घर में बैठी केटी के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरने लगती है, जैसे उसे पता है स्कूल में इस वक्त क्या हो रहा है, या फिर जैसे ये सब उसकी मर्जी से हो रही हो। उस पल पहली बार लगता है कि मॉडी की ये बदला हुआ बर्ताव सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। शायद उस रात जब केटी ने उसे अपने कमरे के बाहर रोका था और उसे बात करने के बहाने अपने करीब बुलाया था, तब कुछ और भी हुआ था, कुछ ऐसा जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसका असर अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। उधर ऑफिसर जाकी उस रहस्यमय बगीचे तक पहुंच चुकी होती है। वही बगीचा जो रेगिस्तान के बीच किसी अजीब सी राज की तरह छुपा हुआ था, फलों के पेड़ों से घिरा हुआ, और उसके बिल्कुल पास एक पुराना सा घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जाकी सावधानी से अंदर कदम रखती है, हर कमरे को गौर से देखते हुए, हर आवाज पर ध्यान देते हुए। लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई होती है, ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं बल्कि बेचैनी पैदा करती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक छोटी सी पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर पर पड़ती है, और उसके पास एक छुपा हुआ दरवाजा, बिल्कुल वही जैसे उसने रिपोर्ट्स और फोटोज में देखा था। जाकी एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर बिना सोचे समझे उसके अंदर ही चली जाती है। नीचे उतरते ही उसके सामने वही कमरा आ जाता है जहां कभी हजारों साल पुराना ताबूत रखा हुआ था। हवा में मिट्टी और सड़े हुए इतिहास की गंध घुली हुई थी, जैसे ये जगह अब भी अपने अंदर कोई पुराना राज दबाकर बैठी हो। तभी शिन बाहर शिफ्ट होता है और पता चलता है कि हयात वापस आ चुकी है। जाकी भी कुछ देर बाद बाहर निकल आती है। वो अपने बाकी ऑफिसर्स को कॉल करना चाहती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, जैसे ये जगह दुनिया से कटी हुई हो। और तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक शख्सियत पर पड़ती है। जाकी तुरंत अपनी बंदूक तान देती है और जोर से कहती है, अपने आप को हमारे हवाले करो। लेकिन जवाब देने के बजाय हयात अचानक उसकी तरफ झपटती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि जाकी को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। धम गोली चलती है और हयात सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। जाकी फिर भी उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और बार बार एक ही सवाल पूछने लगती है, केटी के साथ उसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ क्या किया तुमने। लेकिन हयात की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी बता सके। उसकी सांसें टूट रही थी और जिंदगी धीरे धीरे उसकी साथ छोड़ रही होती है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि कोई तीसरा शख्स भी ये सब देख रहा था। कमरे के बाहर रोशनी में खड़ी हुई लैला ये पूरी मंजर देख रही होती है, और जैसे ही जाकी की नजर उस पर पड़ती है, लैला तुरंत भागना शुरू कर देती है। जाकी भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। रेगिस्तान के बीच पेड़ों के दरमियान दोनों के बीच का फासला कभी कम होता तो कभी बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक लैला भागना बंद कर देती है, जैसे वो इसी जगह तक जाकी को लाना चाहती थी, और यहीं पर मिट्टी खोदना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में मिट्टी के नीचे से एक पुराना सा बक्सा बाहर निकल आता है। लैला कांपते हुए हाथों से उसे खोलती है और उसके अंदर जो रखा होता है उसे देखकर जाकी भी सन्न रह जाती है। बक्से के अंदर केटी की बचपन वाली पुरानी शर्ट रखी होती है और उसके साथ उसके नाम का एक टेप, जैसे किसी ने सालों पहले उसकी यादों को यहाँ दफन कर दिया हो। उधर लड़ीसा केटी के लिए बाथटब में पानी भर रही होती है। वो चाहती थी कि शायद थोड़ा आराम मिले, शायद केटी को सुकून महसूस हो, लेकिन अचानक पानी की रंग और स्मेल बदलने लगती है, जैसे पाइप्स के अंदर से साफ पानी नहीं कुछ और ही निकल रहा हो। लड़ीसा तुरंत मशीन बंद करने के लिए जाती है, लेकिन वही उसके नजर एक और चीज पर पड़ती है। वही पुराना संदूक जो चार्ली ने खोलकर छोड़ दिया था, जिसके अंदर केटी के गायब होने के बाद आए सारे लेटर्स रखे हुए थे। संदूक अब खुला पड़ा होता है। लड़ीसा एक लेटर उठाती है, लैला का लेटर, और जैसे जैसे वो उसे पढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। पहली बार उसे अंदाजा होने लगता है कि चार्ली आखिर इतना परेशान क्यों था और वर्कशॉप में उसने इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रखी थी। दूसरी तरफ चार्ली सेबास्टियन और मॉडी को स्कूल से लेकर घर लौट रहा होता है, लेकिन मॉडी की बर्ताव अब नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। वो लगातार
लगातार वही गंदी गालियां दोहरा रही होती है जो उसने स्कूल में बोली थी। यहाँ तक कि वो सेबेस्टियन की तरफ देखकर सीधा बोल देती है फक यू। सेबेस्टियन हैरान रह जाता है क्योंकि ये उसकी छोटी बहन नहीं लग रही थी। आज स्कूल में जो कुछ हुआ था वो लरीसा को बताना नहीं चाहता। वैसे भी बेचारी पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है और उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कोई इरादा नहीं था। वेरोनिका अब भी केटी के लिए प्रार्थना किए जा रही होती है। उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई चीज केटी को बचा सकती थी तो वो उसकी विश्वास है। अचानक केटी की नजर वेरोनिका पर पड़ती है और अगले ही पल वो उस पर हमला कर देती है। वेरोनिका घबराकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही धड़ाम दरवाजा अपने आप बंद हो जाती है। वेरोनिका के दिल जोर जोर से धड़कने लगती है। वो लगातार प्रार्थना करती रहती है, लेकिन केटी बस हंसे जा रही होती है। फिर वो धीरे धीरे वेरोनिका के करीब आती है और जिस क्रॉस को पकड़कर वेरोनिका प्रार्थना कर रही थी उसी क्रॉस से उसकी गला जकड़ लेती है। अगले ही पल वेरोनिका हवा में उठ जाती है, उसकी पैर जमीन से ऊपर, उसकी सांसें रुकने लगती है और केटी चीखते हुए कहती है तेरी मौत तय है बुढ़िया। उस आवाज में केटी का लहजा नहीं था, कुछ और बोल रहा था और फिर एक झटके के साथ वो वेरोनिका को खिड़की से बाहर फेंक देती है। चार्ली के गाड़ी के ऊपर टकराती है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कई भेड़िए उन्हें घेर चुके होते हैं और वेरोनिका के पास मंडरा रहे होते हैं। सिर्फ मंडरा नहीं रहे होते, चार्ली उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो वेरोनिका को बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। उधर लरीसा भी दौड़ती हुई केटी के कमरे में पहुंचती है और जो मंजर वो देखती है उससे उसकी खून जम जाता है। केटी चुपचाप बेड पे पड़ी होती है, लेकिन कमरे की खिड़की पूरी तरह टूट चुकी होती है। लरीसा धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ती है और नीचे झांकती है जहां उसकी माँ वेरोनिका भेड़ियों के बीच पड़ी होती है। उस पर लरीसा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जबकि घर के बाहर मौत का मंजर बिछा हुआ था, गाड़ी के अंदर बैठी मॉडी बस हंसे जा रही होती है। एक अजीब लेकिन बेचैन कर देने वाली हंसी, जैसे उसे ये सब चीजें देखकर बहुत मजा आ रहा हो। दूसरी तरफ ऑफिसर जाकी उस पुरानी टेप को चलाती है। ये शायद वही टेप था जो सालों से किसी राज को अपने अंदर छुपाए बैठा था। वीडियो शुरू तो होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग काफी खराब थी। बीच बीच में स्टैटिक आवाज, स्क्रीन ग्लिचेस और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से शुरुआत की काफी बातें सुनाई ही नहीं देती। जाकी ध्यान से स्क्रीन को देख रही होती है, उम्मीद करते हुए कि शायद इसमें केटी के साथ हुई हर चीज का जवाब छुपा हो। कुछ देर बाद रिकॉर्डिंग थोड़ी साफ होने लगती है और तब पहली बार हयात की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है इस काम के लिए इंसान जितना छोटा हो उतना अच्छा है। ये सुनते ही जाकी की बाहें सिकुड़ जाती है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। वीडियो में हयात धीरे धीरे एक अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। वही कमरा जहाँ वो प्राचीन ताबूत रखा हुआ था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो जाकी के होश उड़ा देते हैं, लेकिन फिल्म हमें अभी पूरा सच नहीं दिखाती। स्क्रीन पर जो भी हुआ वो फिलहाल राज बना रहता है। बस जाकी की रिएक्शन से इतना समझ आ जाता है कि बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुस्से और बेचैनी में जाकी तुरंत लैला को पकड़ लेती है और उससे पूछती है टेप में क्या था, केटी के साथ आखिर क्या हो रहा था। लेकिन लैला कुछ नहीं बोलती, एक लफ्ज तक नहीं। पहले तो लगता है वो बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर सच सामने आती है। उसकी जुबान कटी हुई थी, वो बेचारी बोल ही नहीं सकती थी। और फिर लैला इशारों में बताती है कि ये सब हयात ने किया था, उसकी अपनी ही माँ ने, क्योंकि लैला सच बताना चाहती थी। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि केटी के साथ असल में हुआ क्या। धीरे धीरे लैला सारी कहानी समझाना शुरू करती है। उसके मुताबिक केटी को हमेशा के लिए उस ताबूत के अंदर कैद रहना था, वो कभी वापस आने वाली नहीं थी। लेकिन फिर एक नई मुसीबत सामने आ गई, बाढ़ आने की खतरा था। ऐसी बाढ़ जो उनके घर, उनके बगीचे और उस पूरी जगह को डुबो सकती थी जहां पर वो ताबूत थी, और सदियों पुरानी वो कैद टूट सकती थी। कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के खिलाफ जाकर उन्होंने ताबूत को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। ये फैसला पहले कभी नहीं लिया गया था, कभी भी नहीं, लेकिन इस बार मजबूरी थी। लैला और भी बहुत कुछ बताना चाहती थी जो उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन उसकी कटी हुई जबान उसकी साथ नहीं दे रही थी। उसकी हर बात समझना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर जाकी तुरंत पेन और पेपर उसके सामने रख देती है। लैला अपने कांपते हुए हाथों से पेन
उठाती है और फिर लिखना शुरू करती है हर वो बात, हर वो राज जो इतने सालों से उसके सीने में दबा हुआ था और जिन्हें जानने के बाद शायद सब कुछ बदलने वाला था। ये सब जानने के बाद ऑफिसर जाकी बुरी तरह बेचैन हो चुकी होती है। अब उसके पास टुकड़े टुकड़े में इतनी जानकारी आ चुकी थी कि उसे अंदाजा हो गया था कि केटी के साथ जो भी हुआ वो किसी किडनैपिंग या आम जुर्म से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो लगातार चार्ली को कॉल करने की कोशिश करती है, एक बार, दो बार, फिर बार बार, लेकिन किसी वजह से कॉल लग ही नहीं रहा होता। जैसे वक्त खत्म हो रहा हो और चार्ली तक सच पहुंच ही नहीं पा रहा हो। उधर घर में वेरोनिका के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती है। हर तरफ उदासी का माहौल था, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही पैदा हो रहा था। मॉडी चुपचाप बैठे अपने सारे दांत निकाल रही होती है, एक एक करके, बिना रोए, बिना दर्द महसूस किए, जैसे वो किसी चीज की तैयारियां कर रही हो। और इसका मतलब क्या है यह हमें थोड़ी ही देर बाद पता चलने वाला था। इधर चार्ली केटी के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। उसे डर था कि अगर उसने नजर हटाई तो कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। लेकिन तभी सेबेस्टियन उसे बुलाने आता है। लरीसा अकेली उदास बैठी होती है और शायद उसे चार्ली की जरूरत थी। चार्ली मजबूरी में यहाँ से चला जाता है, जबकि सेबेस्टियन केटी के कमरे के बाहर रुक जाता है। अब तक लरीसा की भी भरोसा टूटने लगा था। जो माँ कुछ दिन पहले तक हर हाल में केटी को घर में रखना चाहती थी, अब वही उसे यहाँ पर रखने से डर रही थी। उधर कमरे के अंदर से केटी की आवाज लगातार आ रही होती है। वो बार बार सेबेस्टियन से दरवाजा खोलने को कह रही होती है, पहले प्यार से, फिर जिद से, फिर धीरे धीरे एक अजीब सी आवाज में। सेबेस्टियन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज उसके दिमाग में घुसने लगती है। परेशान होकर वो अपने कमरे में चला जाता है, हेडफोन्स लगाता है, म्यूजिक चला देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गाने के पीछे भी उसे सिर्फ केटी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वो उसके कानों में नहीं, सीधा उसके दिमाग में बोल रही हो। केटी उसके साथ खेलना शुरू कर चुकी थी और सेबेस्टियन धीरे धीरे उसकी असर में आता जा रहा था। उधर घर के उस हिस्से में जहाँ केटी ने कुछ दिन पहले वॉमिट किया था, फर्श बुरी तरह सड़ चुका होता है। उसी से केटी बाहर आती है, जैसे घर की दीवारें और फर्श अब उसके लिए कोई रुकावट ही ना हो। और ये सब देखकर मॉडी को बहुत मजा आ रहा होता है। वो सीधा अपने नानी वेरोनिका के पास जाती है और फिर उनके दांत निकालकर उन्हें खुद लगा लेती है, जैसे कोई अजीब सी खेल खेल रही हो। लेकिन अगले ही पल वो खेल खतरनाक हो जाता है। मॉडी अचानक वहाँ पर मौजूद एक आदमी पर झपट पड़ती है और अपने नए दांतों से उसे काटना शुरू कर देती है, बिल्कुल किसी भूखे जानवर की तरह। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती है। चार्ली और लरीसा दौड़ कर आते हैं और किसी तरह मॉडी को उस आदमी से अलग करते हैं, लेकिन तब तक सबका रंग उड़ चुका होता है और इसी अफरा तफरी के दौरान केटी नीचे आ चुकी होती है, सीधा वेरोनिका के कॉफिन के अंदर। लरीसा घबरा कर उसकी तरफ बढ़ती है और फिर वो जो देखती है उससे उसकी दिल पूरी तरह बैठ जाती है। केटी वेरोनिका के जख्मों को चाट रही होती है, जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को खा रही हो। लरीसा उसे पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में कॉफिन ही उलट जाती है और जो कुछ उसकी जख्मों से निकल रहा था वो सब फर्श पर बिखर जाता है। लेकिन केटी रुकती नहीं, वो घुटनों के बल बैठकर फर्श पर गिरी हर चीज को भी चाटने लगती है, बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह। ये मंजर देखकर सिर्फ चार्ली और लरीसा ही नहीं, अंतिम संस्कार में आए सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब किसी के पास भी ये मान लेने की गुंजाइश नहीं बची थी कि केटी के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक है। खैर, इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है। चार्ली चुपचाप बैठा केटी को घूर रहा होता है। उसने उसे व्हीलचेयर पे बांध दिया था ताकि वो फिर से कोई नुकसान ना कर सके, लेकिन फिर भी केटी अजीब तरीके से अपनी गर्दन हिला रही होती है, धीरे धीरे, लगातार, जैसे किसी अनजान ताल पर। और इसका असर सीधा सेबेस्टियन पर होता है। बेचारा अपने कमरे में बैठा बार बार अपने सर को बिस्तर पर मार रहा था, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। उधर लरीसा घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह जाने की तैयारी कर रही होती है। कपड़े, बैग्स, जरूरी सामान सब कुछ जल्दी जल्दी में पैक कर रही थी, लेकिन उसके पास बैठी मॉडी अब भी उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी, ऐसी बातें जो एक छोटी बच्ची की मुंह से निकलना नामुमकिन था। और हर गुजरते मिनट के साथ ये साफ होता जा रहा था कि अब सिर्फ केटी ही नहीं, घर के बाकी लोग भी उस अंधेरे के असर में आने लगे थे।
थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक होती है और उस वक्त घर के अंदर हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इधर केटी की व्हीलचेयर कभी फर्श से ऊपर उठ रही थी तो कभी जोर से नीचे आ रही थी। लड़ीसा घबरा कर दरवाजा खोलती है और सामने ऑफिसर जाकी को देखकर हैरान रह जाती है। जाकी के चेहरे पर साफ लिखा होता है कि वो कुछ ऐसा जानती है जो उनकी नजरिया पूरी तरह बदल देने वाली है। ना चाहते हुए भी वो उन्हें वो श्रापी टेप दिखाती है जिसने उसकी खुद की नींद उड़ा दी थी। टेप में हयात नजर आती है और धीरे धीरे वो सच बताना शुरू करती है, एक ऐसा सच जो सुनने के बाद चार्ली और लड़ीसा की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हयात बताती है कि सदियों से उनकी फैमिली एक खास काम करती आ रही है, नज़्मरेनियन नाम के उस बदरूह शैतान को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफर करना ताकि वो पूरी तरह आजाद होकर दुनिया में तबाही ना मचा सके। जब पुराना जिस्म बूढ़ा होने लगता है या कमजोर पड़ने लगता है तो नज़्मरेनियन को एक नए जिस्म में डाल दिया जाता है और इसीलिए वो हमेशा छोटे बच्चों को चुनते हैं क्योंकि उनके हिसाब से नया और मजबूत जिस्म सबसे ज्यादा देर तक कैद बन सकता था। जैसे केटी। ये सब सुनते ही चार्ली का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन सबसे बुरी हालत लड़ीसा का होती है। एक माँ के लिए इससे ज्यादा खौफनाक सच और क्या हो सकता था कि उसकी बेटी को बचाया नहीं गया था, उसे कैद खाना बना दिया गया था। चार्ली और ज्यादा देख नहीं पाता, वो टेप बंद कर देता है, लेकिन लड़ीसा अब रुकने वाली नहीं थी। अब वो सब कुछ जानना चाहती थी, हर एक बात, हर एक सच, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो। टेप दोबारा चलाई जाती है और इस बार हमें एक खुफिया कमरा दिखाया जाता है, वही कमरा जहां वो प्राचीन ताबूत रखा हुआ था। कमरे में पहले से ही लोग मौजूद होते हैं और उन सब के बीच खड़ी होती है छोटी सी केटी, डर से कांपती हुई, रोती हुई। वो बार बार हयात से गुजारिश कर रही होती है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दो। लेकिन हयात के चेहरे पर कोई भी रहम नजर नहीं आता। उसके एक इशारे पर वहाँ मौजूद लोग केटी को ताबूत के ऊपर लेटा देते हैं और फिर हयात मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। कमरे का माहौल बदलने लगता है, हवा भारी होने लगती है और कुछ ही पलों में वो चीज जो पहले ताबूत के अंदर बंद थी, जिसके अंदर नज़्मरेनियन कैद थी, अब केटी के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। छोटी सी बच्ची दर्द से तड़प रही होती है और आसपास खड़े लोग बस देख रहे होते हैं। फिर अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है, चीखना बंद, मंत्र बंद, हरकत बंद। ट्रांसफर पूरी हो चुकी थी। नज़्मरेनियन अब केटी के अंदर कैद हो चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद केटी की पूरी बॉडी उन खास परतों से ढक दी जाती है जिन पर प्राचीन मंत्र लिखे होते हैं ताकि नज़्मरेनियन कभी भी केटी के जिस्म से आजाद ना हो सके। और आपको पता है हयात ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रही थी? खैर, इधर सब लोग टेप देखने में बिजी थे, जबकि दूसरी तरफ केटी अपना खेल शुरू कर चुकी थी। वो धीरे धीरे सेबेस्टियन की दिमाग पर पकड़ मजबूत कर रही थी, उसे वश में करके अपने पास बुला रही थी और फिर उसका शरीर व्हीलचेयर की कैद से आजाद हो जाती है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। केटी खुद अपने जिस्म से वो सारी परतें हटाना शुरू कर देती है, वही परतें जो सालों से नज़्मरेनियन को कैद किए हुए थे। और जैसे ही आखिरी परत गिरती है, ये साफ हो चुका था कि अब तक जो भी हुआ है वो तो बस एक शुरुआत थी। अब असली खेल शुरू होने वाला था और इस खेल में दांव पर सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि हर वो शख्स था जो उस घर के अंदर मौजूद था। मौत का नंगा नाच अब शुरू होने वाला था। पता नहीं क्या होता है, लेकिन अचानक लड़ीसा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठती है। उसकी पैर कांप रहे होते हैं और वो धीरे धीरे केटी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। कमरे के अंदर नज़्मरेनियन अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। सदियों पुरानी वो बदरूह शैतान अब किसी भी कैद में नहीं थी। लड़ीसा घबराहट में दरवाजा खोलने लगती है। उधर चार्ली अभी भी टेप में देखे सच के सदमे से बाहर नहीं निकला था। ऑफिसर जाकी उसे आवाज दे रही होती है, लेकिन चार्ली की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। तभी ऊपर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है और जाकी तुरंत उस तरफ भागती है। वो लड़ीसा को रोकने की कोशिश करती है, बार बार कहती है दरवाजा मत खोलो, तुम नहीं जानती अंदर क्या है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे नज़्मरेनियन अपनी पूरी ताकत से आजाद हो चुकी थी और उनका ही इंतजार कर रही थी। उधर टीवी बंद होते ही चार्ली होश में लौट आता है और जैसे ही सामने देखता है उसका खून जम जाता है। डाइनिंग टेबल पर वेरोनिका बैठी
बैठी होती है, अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। वेरोनिका धीरे से उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, फिर कहती है, क्या बात है चार्ली के बच्चे, क्या तुम मुझे चखना चाहोगे? शर्माओ मत। लेकिन उससे पहले चार्ली कुछ समझ पाए, ऊपर से लरीसा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है और वो सीधा उस तरफ दौड़ पड़ता है। कमरे में पहुंचते ही नज़्मरेनियन पूरी तरह केटी पर हावी हो चुकी होती है। वो सीधा चार्ली पर टूट पड़ती है और एक ही झटके में अपने दांतों से उसकी चमड़ी का टुकड़ा नोच लेती है, फिर बड़े आराम से जैसे कोई स्नैक खा रहा हो उसे चबाने लगती है। चार्ली दर्द से चीख उठता है। जाकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केटी की सिर्फ एक थप्पड़ और जाकी सीधा सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आती है। अब चार्ली बिल्कुल अकेला था। नज़्मरेनियन उसे बहुत बुरी तरह पीटने लगती है। उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है, हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक। उधर लरीसा भागकर इंजेक्शन लाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में सेबेस्टियन बेसबॉल बैट लेकर उसके सामने आ जाता है। केटी उस पर पूरी तरह अपनी कब्जा जमा चुकी थी। सेबेस्टियन लगातार अपनी ही मां पर हमला करता रहता है। लरीसा मजबूरी में दीवार के अंदर वाले रास्ते में घुस जाती है और सेबेस्टियन भी ठीक उसके पीछे। तंग अंधेरे रास्ते में माँ और बेटे के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। आखिरकार लरीसा किसी तरह उसके पीछे से सेबेस्टियन को इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उधर नीचे जाकी जख्मी हालत में फर्श पर पड़ी होती है। तभी उसके सामने वेरोनिका आ जाती है। वेरोनिका अपनी मुंह खोलती है और उसके अंदर से एक बड़ा सा स्कॉर्पियन रेंगता हुआ बाहर आता है। जाकी कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और कुछ ही देर में उसकी गले के अंदर से छेद कर देता है। जाकी दर्द से तड़प उठती है, उसकी सांसें टूटने लगती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मुंह के अंदर डालकर वो स्कॉर्पियन को बाहर खींच लेती है। उधर चार्ली लहूलुहान हालत में कमरे से बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात जाकी से होती है। दोनों समझ चुके थे अब या तो वो नज़्मरेनियन को रोक लेंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो एक आखिरी प्लान बनाते हैं। चार्ली पूरी ताकत लगाकर केटी को पकड़ लेता है, बहुत जोर से, जितना जोर एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए लगा सकता था। और उधर जाकी वो प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करती है जो हयात टेप में बोल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके गले में छेद होने की वजह से उसकी आवाज साफ नहीं निकल रही थी। मंत्र गलत हुआ तो सब बर्बाद हो सकता था। इसीलिए जाकी अपनी उंगली गले के उस छेद में रख देती है और किसी तरह लफ्जों को सही तरह से बोलना शुरू करती है। मंत्र के असर तुरंत दिखने लगते हैं। केटी पूरी तरह छटपटाने लगती है। रस्म शुरू हो चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं था। तब तक लरीसा भी यहाँ पर आ चुकी होती है। चार्ली उसकी तरफ देखता है और वो धीरे से उससे माफी मांगता है, जैसे उसे पता हो कि अगला पल उसकी जिंदगी की आखिरी पल हो सकता था। केटी के अंदर कैद नज़्मरेनियन उसके शरीर से निकलकर चार्ली के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। चीखें, हवाएं रुक जाती है, अंधेरा थोड़ी पीछे हट जाती है और फिर अगले दिन हमें केटी दिखाई जाती है अपने असली होश में। घर का माहौल भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, लेकिन इस सुकून की कीमत बहुत बड़ी थी। चार्ली को उस प्राचीन ताबूत के अंदर कैद करना पड़ा। अब वही नज़्मरेनियन की नई कैद था। केटी जब भी मौका मिलता अपने पिता से मोर्स कोड में बात करती और हैरानी की बात चार्ली जवाब भी देता। अब भी कहीं ना कहीं वो अंदर मौजूद था और शायद इसीलिए आधी रात को लरीसा ऑफिसर जाकी को फोन लगाती है और उससे एक बहुत ही जरूरी बात करती है। इसके बाद फिल्म हमें हयात को दिखाती है जो बच गई थी और अब जेल में बंद थी। तभी एक नर्स रूटीन चेकअप के लिए उसके पास आती है। हयात को लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अचानक नर्स उसे इंजेक्शन लगा देती है और जब कैमरा उसका चेहरा दिखाती है तब पता चलता है वो नर्स कोई और नहीं लरीसा है। कुछ देर बाद जाकी चार्ली को भी वहां ले आती है और शायद अब आप समझ चुके होंगे क्या होने वाला था। जाकी धीरे से दरवाजा बंद कर देती है, कैमरा बाहर रह जाता है और अंदर से वही प्राचीन मंत्र गूंजने लगती है जो सदियों से एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक नज़्मरेनियन को कैद करता आ रहा था। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, कुछ शैतान मरते नहीं, बस अगले जिस्म का इंतजार करते हैं। शायद अगली बारी तुम्हारी है।